हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस भाग में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। अभी हम लोगों ने एक पार्ट देखा था करंट अफेयर्स का और अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किए थे। ये इस सीरीज़ में जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं इंक्लूड करूँगा, और 2019 में भी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनको भी मैं शामिल करूँगा इसमें। तो आप जो भी परीक्षा 2021 में देंगे उसके लिए बराबर यूज़फुल है। वैसे मैंने स्पेशली सुपर टेट के नाम से शुरू किया है क्योंकि मेरा जो चैनल है स्पेशली उसी से संबंधित है, लेकिन आप अगर अन्य एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल ये होगा करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा भाग। देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार किसने संभाला है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने संभाला है देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। ठीक है, इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बनाए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को बनाया गया है 28वां थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, इसके पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। अभी वो क्या हैं? वो देश के पहले सीडीएस बनाए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जनरल विपिन रावत, चीफ सीडीएस, देश के पहले सीडीएस। नेक्स्ट है वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं विमल जुल्का। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम काफ़ी चर्चित भी रहता है, अजीत डोभाल। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आपको पता होगा जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो ये अभी हमारे वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और सीईओ कौन है? ये अमिताभ कांत हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया नीति आयोग के बारे में। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट है फिर वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और ये पिछले साल उसमें सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष शायद टेट में पूछा गया था, सॉरी टेट में पूछा गया था। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं भगवान लाल साहनी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू हैं। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन हैं। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि के सिवन का अभी कार्यकाल 1 साल बढ़ा भी दिया गया है। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी, ये आप ध्यान रखना कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है के सिवन का। और नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 ये रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 यानी ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020। तो इसमें इनको कुल 7 करोड़ की इनामी राशि प्रदान की जानी है। और इन्होंने उसके पहले ही घोषणा की है कि जो टॉप 10 लिस्ट में हैं टीचर्स, उनको ये अपनी आधी राशि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी अपनी आधी राशि 3.5 करोड़ रुपए बाकी के जो टॉप 10 के लिस्ट में थे इनके अलावा उनको बराबर रूप से ये वितरित करेंगे। टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, टाइम्स किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 गीतांजलि राव को दिया गया है। ये अभी बहुत कम, मुश्किल से 15 साल की हैं और साइंटिस्ट हैं, तो इनको ये अवार्ड टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में सबसे प्रदूषित शहर लाहौर को घोषित किया गया है जो पाकिस्तान में है।
और हमारा देश भी कम नहीं है, तो दूसरे नंबर पे दिल्ली का नाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, इसको सुधारना पड़ेगा। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने न्यूजीलैंड में मंत्री पद संभाला है? तो ये प्रियंका राधाकृष्णन है। अभी ये समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय मूल की किस महिला ने न्यूजीलैंड में मंत्री पद संभाला है? प्रियंका राधाकृष्णन। फेसबुक ने लिब्रा इसकी वर्चुअल मनी है, वर्चुअल करेंसी है कह सकते हैं फेसबुक की, लेकिन इसका अभी इसको लॉन्च भी नहीं किया गया है। उसके पहले ही इसका नाम परिवर्तित करके डायम कर दिया गया है, DIAM। ठीक है, डायम। अब इसको लॉन्च किया जाना है 2021 तक, तो ये याद रखना, डायम या लिब्रा फेसबुक की वर्चुअल करेंसी। नोबल कमेटी ने 9 अक्टूबर 2020 को इस वर्ष के नोबल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, और मुझे लग रहा है कि 2021 में ये पूछा जाएगा। एक एग्ज़ाम में तो पूछा जा चुका है, लेकिन आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसको शांति का नोबल 2020 दिया गया है। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्वीडिश एकेडमी ने 8 अक्टूबर 2020 को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 से अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को सम्मानित किया है। तो इसमें पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि किसको दिया गया है साहित्य का नोबेल, तो लुइस ग्लूक को दिया गया है। और ये कहाँ की हैं आपको ये भी याद रखना है, तो लुइस ग्लूक हैं अमेरिका की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, और वो है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी ये भी समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 19 को पारित हुआ था और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, तथा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया था। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 संसद से कब पारित हुआ, तो उसमें डेट भी पूछी थी। तो इतने खतरनाक क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो इसमें फ़िलहाल ऑप्शन में 11 दिसंबर था और कोई सटीक ऑप्शन नहीं था, तो इसका जो उपयुक्त आंसर था, लोकसभा से 9 दिसंबर को ही पारित हो गया था और राज्यसभा से 11 दिसंबर को, और राष्ट्रपति ने इसमें 12 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए थे, तब ये कानून बन गया था। तो अगर 12 होता तो आपका आंसर तो 12 होता ही, लेकिन 12 उसमें था नहीं, तो 11 दिसंबर लोगों ने लगाया हुआ है, मैंने भी। अब कुछ भारत सरकार के लक्ष्य हैं, तो इन लक्ष्यों को आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाने की संभावना प्रबल है। किसानों की आय दोगुना करने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है 2022 तक। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है 2022 तक। सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी 2022 तक है। तो इन सारे लक्ष्यों को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषण, रंजन गोगोई, अब्दुल नज़ीर और DY चंद्रचूड़ शामिल थे। इन 5 लोगों की संविधान पीठ ने अयोध्या के विवादित भूमि पर फैसला सुनाते हुए जो
पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी उस पर रामलला विराजमान का हक माना है। साथ ही में मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो प्रतिवादी था को अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन का आदेश दिया है, 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया है। तो इसमें आप लोगों को इन पांचों के नाम भी याद रखने हैं। अब याद करने में दिक्कत आएगी क्योंकि 5 लोग हैं, तो इसको मैंने जो याद किया था वो इस नाम से ही याद किया था। जो पहले हमारे हैं इसमें कमेटी में शरद अरविंद बोबडे, तो उनका नाम मैंने शरद लिखा था और शरद एस से हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे, ए से अशोक भूषण हो जाएंगे, आर से रंजन गोगोई हो जाएंगे, ए से अब्दुल नज़ीर हो जाएंगे और डी से DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं जैसे मैंने याद किया है। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाना पड़ता है और चीज़ें ध्यान में रहें। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, शायद ये PCS में आया था। महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उसमें हमें मिलान करने के लिए था, उसमें अध्यक्ष पूछा गया था, महासचिव पूछा गया था और मंदिर निर्माण समिति के कौन प्रमुख बनाए गए हैं। तो 4 के चारों ऑप्शन उसमें पूछे गए थे। आपको फिलहाल इतना तो याद ही होना चाहिए, हो सकता है कब पूछ लिया जाए कुछ भरोसा नहीं होता। तो महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद 30 अक्टूबर 2020 ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था अभी समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो 2016 की अभी हुई है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन ना पूछा जाके वो 18 अक्टूबर की न्यूज़ से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन यही सेम था। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लड़ाकू विमान से दागे जा सकने वाले प्रारूप का सफल परीक्षण किया, यानी एयरफोर्स के वर्जन का परीक्षण इसने किया था 30 अक्टूबर को ब्रह्मोस मिसाइल के। ठीक है, और 28 अक्टूबर को इसने नौसेना के लिए जो प्रयोग में आने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है उसका परीक्षण 18 अक्टूबर को हुआ था। तो 18 अक्टूबर वाला पूछा गया था कि नौसैनिक वाला परीक्षण कब किया गया है। तो डेट सहित आजकल पूछने लगे हैं, खतरनाक क्वेश्चन। तो 18 अक्टूबर को नौसैनिक वर्जन का परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के और 30 अक्टूबर को वायुसेना के। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखना। आया था क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया और हो सकता है रिपीट भी हो एक आध क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत और किस देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते यानी भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच में इस जगह को लेके विवाद है, नारगोनो कराबाख। ठीक है, नारगोनो कराबाख संघर्ष ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। आपको केवल इतना याद रखना है कि नारगोनो कराबाख संघर्ष किन किन देशों के बीच में है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। क्वेश्चन क्या था, आर्मेनिया और अजरबैजान नारगोनो कराबाख संघर्ष में मानवीय संघर्ष विराम का सम्मान करने के लिए सहमत हुए। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहां पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया है, तो ये किया है टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है, तो परभणी ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया है। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस भारत की पहली है, एशिया की पहली है, इस वजह से मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है, तो ये गोवा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है करंट अफेयर्स में और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखना।
देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है गोवा। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को 27 सितंबर 2020 को कहां पर हरी झंडी दिखाई गई, तो ये भी गोवा में झंडी दिखाई गई है। और डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो डेट आप छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले की जयंती कब अभी हाल ही में मनाई गई है, तो 3 जनवरी को जयंती होती है सावित्रीबाई फुले की। ठीक है, इसके बाद ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपको ऐसे ही एकदम रट लेना है। इनसे संबंधित एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो अम्फन तूफान का नामकरण किसने किया है? ये चक्रवाती तूफान था, अभी कुछ टाइम पहले ही आया था। तो अम्फन तूफान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। ये कुछ देशों का समूह है जो बारी बारी मतलब एक बार सब लोग नामकरण कर देते हैं, फिर दोबारा उनका नंबर लेता है। या ये कह सकते हैं कि सभी देशों से कुछ संख्या में मुझे कंफर्म ठीक से नहीं याद, लेकिन शायद हर देश से 13 नामों की सूची मांगी गई है और सभी देशों ने तूफानों की 13 नामों की सूची दे रखी है विभाग को। तो उसमें से बारी बारी से हर देश से एक एक नाम, जो भी तूफान आता है उसका नाम वैसे ही रख दिया जाता है। और शायद इसमें 8 देश हैं टोटल जिनके द्वारा नाम 13 सुझाए गए हैं और उन्हीं के आधार पे बारी बारी से एक एक देश का नाम आता जाता है। तो अम्फन तूफान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। निवार चक्रवाती तूफान, अम्फन तूफान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था और इससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य उस तूफान से प्रभावित हुए थे। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि तूफान आता नहीं है और उसके नाम पहले से ही रख दिए गए हैं। तो होता है, आसानी थोड़ा सा रहती है कि जैसे ही चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम एकदम बना रखा हुआ है कि इसके बाद ये आएगा तो इसका नाम ये होगा और इस देश के द्वारा सुझाया गया है। तो ये होता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में अम्फन के बाद फिर निवार चक्रवाती तूफान आया था और इसका नामकरण ईरान द्वारा किया गया था और इससे जो प्रभावित राज्य थे तमिलनाडु और पुडुचेरी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इस समय बुरेवी चक्रवाती तूफान अभी बहुत जल्दी ही आया था। निवार के बाद बुरेवी चक्रवाती तूफान आया है और इसका नाम जो सुझाया है वो मालदीव ने सुझाया है और इससे तमिलनाडु और केरल प्रभावित हुए हैं। तो अम्फन तूफान ने प्रभावित किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, जिसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। निवार चक्रवाती तूफान का नामकरण ईरान ने किया था, उससे प्रभावित हुआ था तमिलनाडु और पुडुचेरी। फिर अभी बुरेवी चक्रवाती तूफान आया है, उससे प्रभावित हुआ है तमिलनाडु और केरल और इसका नामकरण मालदीव ने किया है। तो ये थे। इसके बाद इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण वाहन PSLV C-48 द्वारा किस भारतीय उपग्रह सहित कुल 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये EOS 01 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके बाद है 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों से ज़्यादा लोगों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों के लिए। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की गोवा राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर। तो ये थे आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले भाग में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।